जो हम क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। एसईएल से हो क्या रहा है एक्चुअली, पूरे क्लासरूम में मेरी यानी जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट केवल प्रिंटेड मटेरियल लगा देना, अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट कर देना, उससे जरूरी है टीचर की प्रिपेयर्डनेस। मैं कितना प्रिपेयर हूं अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिकली जो मेरा गोल है उसको अचीव करने के लिए, वो सब शामिल होता है क्लासरूम मैनेजमेंट में। यहाँ पे दो बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ध्यान देंगे कि एक तो जैसे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्लास में पानी डूब रहा है, अब इसे बचाना है तो कुछ ट्यूब फेंक दिया हमने, रस्सी फेंक दी हमने, ठीक है। दूसरा तरीका है, आपको ट्रेनिंग दी गई है, स्विमिंग तैरना आता है, अब आप पानी में गए। तो क्लासरूम मैनेजमेंट जनरली इस तरह दो हमें दिखता है। जनरली क्या होता है, कोई पीटीआई एचएम, हम किसी की हेल्प ले लेते हैं, हमसे नहीं हो रहा है तो उनके कंट्रोल से एग्जाम का डर दिखा देते हैं बच्चों को। तो एक तरीका तो ये है, क्लासरूम मैनेज हो जाती है। दूसरा, हमारे पास कुछ टैक्टिक्स हैं क्लासरूम को अच्छे से मैनेज करने की, तो हमें इस ओर आगे बढ़ना है। वो भी हमें कब, दोनों ही अच्छे हैं, तो हमें चूज करना होगा कब कौन सा आ जाए, पर इस ओर बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक प्रिवेंटिव मॉडल है, एक इंटरवेंटिव मॉडल है। तो इंटरवेंशन और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इंटरवेंशन जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, जब हम कहते हैं वेल मैनेज क्लासरूम, तो कोई एक पार्टिसिपेंट अनम्यूट करके बताए कि इसका मतलब क्या है, वेल मैनेज क्लासरूम में क्या माइंड में आ रहा है आपका, अच्छी वेल मैनेज क्लासरूम क्या है आपके लिए। जी सुब्रा जी। Yes, well-managed classroom means that what the teacher is, while the teacher is teaching in the class, it must be audible. The students are interacting with the teachers, and that is, I think so. In a word, I can say happy classroom. If I can say, if I am going to mm, discuss each and everything when in the class, in a word, I can say happy classroom. राइट मैम, राइट। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर हैप्पी क्लासरूम का कुछ इंडिकेटर्स हम चाह रहे थे कुछ सुनने, जैसे आपने एक दो बताए भी, बच्चे लर्निंग में इंगेज हैं, है ना, अगर वो बात कर रहे हैं तो मीनिंगफुल Yes, टॉक कर रहे हैं वो, students, नॉइज नहीं, हाँ बिल्कुल। yes, student centric, oh, then where the student don't have the fear, and teachers who is while the teacher is also teaching, that the teacher, he or she may, is interacting with each and every student, that the classroom environment must be like learning, that whenever the teacher is teaching in the class, the learning outcome must be there with involvement of the student. करेक्ट, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। यानी जो मेन, जो लास्ट में हमने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, बच्चे इंगेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ। आज मैं क्लास में गया था, एक लर्निंग आउटकम लेके गया था, वो लर्निंग आउटकम अचीव की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारा वेल मैनेज क्लासरूम है। चाहे उसके लिए हम जानबूझ के कुछ डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हैं, वो हमारे प्लान का हिस्सा होना चाहिए लर्निंग आउटकम को मैच करने के लिए। नहीं तो हम कितने अच्छे सब कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट इंगेज दिखाई दे रहे हैं, लर्निंग आउटकम अचीव नहीं हो रहा, तो वेल मैनेज क्लासरूम नहीं है। तो बहुत अच्छा सुब्रा जी ने डिफाइन किया है। अब इस वही डेफिनेशन को मैं ज्यादा अच्छा मान रहा हूँ, बिलिस आगे बढ़ो। जिस तरह मैंने डिफाइन किया था क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट के हेल्पफुल क्या हो सकते हैं, ये 5 चीजें जान लेते हैं। तो क्लास में स्टार्टिंग में ही हर स्टूडेंट से हम अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखें कि ये हम आपसे चाह रहे हैं, हमारी ये आज की क्लासरूम से है कि आज आप इतने तक काम कर लेंगे, या इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक पढ़ना है। तो अपना गोल उनके साथ शेयर कर दें, जिससे अब वो आपका गोल नहीं रह गया है, अब वो आपका टारगेट नहीं है, शेयर कर लिया आपने, हम सबका टारगेट है, हम सबको यहाँ से आगे तक जाना है। फिर दूसरा, जो भी एक्टिविटी है वो जनरल Yes, क्या होता when we have, है। जी सर, नहीं नहीं, आप प्लीज बोलिए प्लीज। when the teachers enter to the class, the teacher must have the teaching objective. If the teaching objective is there, then obviously the learning outcome will be there. राइट राइट, है ना, उसमें अगर ऐसा होगा तो स्टूडेंट ओनरशिप आएगी कि ये ऑब्जेक्टिव हम सबका है, इंगेज होंगे उसके अंदर। और इस नेक्स्ट क्या है, क्लासरूम प्रेजेंस। अधिकतर क्या होता है कि हम बोर्ड, तो हम जहां जहां नीड है वहां क्लासरूम प्रेजेंस हो, केवल होता है पीछे, आगे पीछे मतलब नहीं है, वो बच्चे कहीं भी हो सकते हैं, तो जहां मेरी जरूरत है मैं वहां पर उस टाइम पे हूं।
अपनी नीड को पहचानूं, एनालिसिस करता रहूं, ऑब्जर्व करता रहूं, और जहां जरूरत पड़ती जा रही है वहां पहुंचता रहूं मैं अपनी प्रेजेंस को। क्योंकि एक डायग्राम है, वो भी शेयर, एक थ्योरी है कि जहां टीचर के आसपास के सर्किल होते हैं उसमें आउटपुट बदलाव आते हैं। पहला सर्किल है, फिर एक बड़ा सर्किल है, तो अपनी प्रेजेंस को हमें डायनेमिक रखना हो चाहिए। इसलिए फीडबैक बार बार आता है। जब भी मैंने एक टिप्स भी शेयर की थी कि फीडबैक को थोड़ा सा एलेबरेट करें, हम उनके एफर्ट जो हम चाह रहे हैं वो क्लियर बता दें। कि जब आप अपने माइंड की प्रॉब्लम्स बताते हैं कि इस वजह से दिक्कत आ रही थी, यस यही तो मैं सुनना चाह रहे थे, कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को, है ना। दूसरा कि बच्चे कुछ चैलेंज ले रहे हैं, भले ही उनसे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पर जो एफर्ट लगा रहे थे वो बहुत अप्रिसिएबल थे। कि आप ट्राई कर रहे थे, आपने उस पहले यहाँ देखो, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, नहीं आया आंसर तो हेल्प करी जाएगी, आपके साथ ही हेल्प, हम हेल्प करेंगे, पर उनके उस एफर्ट को भी हेल्प करें। केवल हम अधिकतर प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, पर प्रोसेस को नहीं इग्नोर करना है, उस प्रोसेस को भी क्लासरूम में लेके आए। अपना आप इन सबसे बनता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये जैसे अधिकतर कन्फ्लिक्ट हो बच्चे करते हैं आपस में, तो उसके लिए एक टूल है कि अब हमने चॉइस छोड़ दिया, व्हील ऑफ चॉइस। अब आपको ही चूज करना है कि आप कैसे इससे बाहर निकलोगे। तो एक बना दीजिए बीच में सुई, जहां रुकेगी। हेल्प चाहिए आपको, कोई और एक्टिविटी पे जाओगे, कुछ आई से कंप्रोमाइज करोगे, टाक इट आउट करना है। तो इससे क्या होगा, यानी भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि झगड़े या क्वेरल खत्म हो जाए, तो उनसे नेविगेट करने के हमें आइडिया ढूंढने हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। फाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरा हर्ट हो जाए, और नहीं तो क्लासरूम में फाइट करने के अच्छे तरीके हमें एनकरेज करने हैं। कैसे की जा सकती हैं, आप एक और अच्छा लॉजिक लाइए, और अच्छे एविडेंस लेके आइए, तो आप इसे अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। 20 हैं, ये शेयर कर दूंगा, पर एक दो जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, कि आजकल हम उसे करते भी हैं। अपने टेक्नोलॉजी का जो यूज किया है, तो हम टेक्नोलॉजी के यूज करने से क्या हो रहा लेके आए, क्योंकि जो चीज अभी तक पेपर पेंसिल पे थी, अब हम जैसे एड पजल्स है ना, और भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। जैसे कुछ हमें माइंड मैप बनाने हैं, तो कोगल है, पोपेट है। तो इन टूल से क्या होता है, बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं। तो इनको हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो क्लासरूम के डिस्टर्बेंस हो रहे थे, वो बच्चे जो हमारे एकेडमिक स्किल्स थी उस उस तरह से नहीं कर पाते अच्छा, पर वो टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे एक्सपीरियंस में निकल के आ रहा है, उन्हें नई नई चीज का थोड़ा बाव मोमेंट होता है, सीखना होता है, करने का मन करता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का यूज करें। दूसरा कि जो रूल्स होते हैं ना, तो रूल्स मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मेरे नहीं है, ये हमारे रूल्स हैं। तो क्लासरूम के रूल्स उनके साथ बनाए जाए। नहीं आ रहा तो पूछे कि आज मेरे जो मैं टारगेट था, जैसे मैम ने कहा लर्निंग आउटकम लेके आए थे, ये तो अचीव करना है ना हमें। तो इसे अचीव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अगर हम ऐसी शोर मचाएंगे, अगर हम नहीं ध्यान देंगे, अगर हम डिस्टर्बेंस करेंगे, तो क्या होगा, अचीव नहीं होगा ना। आप ही बताओ क्या करना चाहेंगे। तो उधर से निकल के आए, फिर उनको डॉक्यूमेंट करवाएं, और डिस्प्ले हो क्लासरूम में, बच्चे के सामने रहेगा ये रूल हमने बनाया था, हम ही से तोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। यानी मैं चाह रहा हूं कि मैं शोर मचाऊं, मैं उठकर कुछ करूं, गड़बड़ करूं, पर फिर भी नहीं कर पाऊंगा। जो सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, ये बहुत बड़ी मैजिक करती है। तो दो बाकी अलग से बात करेंगे, शेयर कर दूं आपके साथ में। ये दो यहाँ शेयर करना चाह रहा था। एक तो टेक्नोलॉजी का यूज करें मैनेजमेंट करने के लिए, वो बहुत ही आजकल मैजिकल है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं ज्यादा। दूसरा, रूल्स शेयरिंग करके बनाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, और उसका डिस्प्ले करें, उन पे बार बार डायलॉग करें। जब भी ये रूल किसने बनाया, किन का रूल है, चेंज कर दें ऐसे, या कुछ नया रूल बनाने की जरूरत है तो नया बना लेते हैं। तो पार्टिसिपेटिव वे में जाएं। ये दो यहाँ पे शेयर कर रहा था। एक जो प्रोसेस है, ये आप इस ट्रिक्स को आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेथड है माइंडफुलनेस बढ़ाने के लिए। तो हमें कोई भी हर जगह काम आता है ये मेथड। टेल, सो, आस्क, डू। पहले जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसको थ्योरेटाइज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आज हम ये करेंगे, क्यों करेंगे, क्या रीजंस हैं, क्या होगा उसका। फिर केवल कम्युनिकेशन से, बातों से पूरी क्लैरिटी बनती नहीं है, शो करके दिखाने की जरूरत है। एज ए टीचर जब मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा, जो ग्रेजुअल रिलीज रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल आप लोग उसे फॉलो करते होंगे, आई डू, वी डू, यू डू अलोन, स्कैफोल्डिंग का जो मेथड है, उसी को अपडेट मॉडिफाइड कस्टमाइज वर्जन है ये। टेल किया हमने, बता दिया, शो किया। अब हमें आस्क करना है। तो आस्क क्यों कर रहे हैं, कितना पहुंचा, फीडबैक ले रहे हैं उनसे, हमारी बात उनसे पहुंची नहीं पहुंची,
यहीं अपने इन क्वेश्चन से पहचान जाएंगे कि जो इंस्ट्रक्शन गए हैं, जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, अभी मुझे दोबारा करना है या दोबारा टेल सो की करने की जरूरत है। अब हम फिर डू पाएंगे उनसे, क्योंकि हमारा मेन गोल तो है कि इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट अपने लर्निंग आउटकम को करना शुरू कर दें, तो वहां पे हम उन्हें करने दे रहे होंगे। जैसे माइंडफुलनेस में क्या होता है, जनरली जब म्यूजिक चलता है तो हमारे माइंड में जब आई क्लोज करते हैं तो कुछ डार्कनेस, कुछ कलर्स आने शुरू होते हैं, है ना। हम उन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो उनसे बातचीत होनी चाहिए, है ना? और उन्हें रिकॉर्ड करें, चित्र बनाने की कोशिश करें, मुझे कैसा महसूस हो रहा था। जैसे हम कहते हैं एनर्जी आ रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है ना, इस पे क्लासरूम में बात होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट करने के मौके दें। दूसरा भी मेथड यही है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको लिखने पे आदत डलवाएं, राइटिंग में लेके आए या फिर ड्राइंग में लेके आए। तो ये जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं थोड़ा सा फास्ट होते हैं थिंकिंग, पर जैसे ही उसको राइट डाउन करने में आते हैं तो उसके अंदर हमारी जो ये स्पीड, जो टाइम लग रहा है, ये कोहेरेंसी को बढ़ा देता है, और उसको फिर अल्टरनेट वे में लेके आए। राइटिंग तो एक तरीका है, जो बोला वही लिख रहे हैं, पर अल्टरनेट वे मतलब उसको हम कुछ ड्राइंग, कुछ क्रिएटिविटी के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करना है। यानी जो कुछ भी मैं कहना चाह रहा हूं उसको किसी और तरीके से कहना है। हो सकता है पोएम, हो सकता है कुछ रोल प्ले, हो सकता है कुछ माइम, हो सकता है कुछ बना के छोड़ दिया, कुछ साइन बना दिए। तो इस तरीके अगर प्रैक्टिस लेके आएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी और क्रिएटिविटी निकल के आएगी। रिलेशनशिप के ऊपर है, तो जनरली जो रिलेशनशिप, ये 5 टाइप्स में आपको जैसे दिखाई जो होती हैं, तो पहचान पाएंगे किससे हमारी क्या रिलेशनशिप है। क्लियर है कि केवल एक्वेंटेंस लेवल की है, फैमिली रिलेशन है, फॉर्मल है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में है, फ्रेंडशिप है जहां हम एक दूसरे का ट्रस्ट करते हैं, अपने कंसर्न को अच्छे से शेयर कर सकते हैं, या कि रोमांटिक रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के बीच में है, तो किस तरह का रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप को पहचान पाए बच्चे और आइडेंटिफाई कर पाए कि जो मैं किस में हूं, या मेरे पास जो दिख रहा है वो किस तरह की रिलेशनशिप चल रही है। एम्पैथी और कंपेशन पे बात हुई थी, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये मेथड सभी में एक ही रखा है, टेल, शो, आस्क एंड डू। तो उसमें बच्चों को केयर करने के मौके दें, एक दूसरी प्लांट्स वगैरह की जो एक्टिविटी होती हैं, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क पे ज्यादा जोर होता है, ये करवाते ही हैं। ऐसे असाइनमेंट हो जहां एक दूसरे की हेल्प करना ही करना पड़े आपको, टुगेदर मिलकर काम करना ही पड़े आपको, है ना। और एक जो जनरली क्या होता है, हम टीचर लोग फीडबैक देते रहते हैं, स्टूडेंट ही क्वेश्चन करें, वही एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, ऑब्जर्व करें, फीडबैक दें। कुछ अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनको इनवाइट करें, है। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि वो इम्पैक्ट, कुछ स्टोरीज हम उन्हें बताएं कि ऐसा होता है। तो एक स्टोरी लास्ट में मैं शेयर करना चाह रहा था, आपने सुनी भी होगी, बहुत फेमस स्टोरी है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो एक अफ्रीकन कम्युनिटी में रिसर्च करने के लिए गए हुए हैं। तो उनका जो एनवायरमेंट, हमारे तुम्हारे समाज से गए हुए सोसाइटी के बिलोंग करते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, एक उन वहां के बच्चे अलग तरह से बिहेव कर रहे थे, तो एक फ्रूट की टोकरी रखते हैं पेड़ के नीचे, और उन बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, उनसे कहते हैं बच्चों एक रेस हो रही है, जो पहले पहुंचेगा वो टोकरी सारी उसकी हो जाएगी। तो 1 2 3 गो। तो वो देखते हैं कि अमेजिंगली बच्चों ने एक्टिविटी की। सब बच्चों ने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, सब बच्चे एक साथ वहां पर गए, और एक साथ वहां पे एक साथ पहुंचे, और फिर गोला बनाकर बैठ गए, सब आपस में बांट के खाने लगे। तो ये देख के बहुत सरप्राइज हुए वो, जो हमारे साइंटिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। पूछते हैं कि आप में से कोई एक भाग के जा सकता था, सारे एंजॉय कर सकता था, ये सब आपको भी एक एक दो दो मिलाए थे, सारे मिल जाते, ऐसा क्यों किया। बच्चों ने जवाब दिया कि जब मैं अकेला खुश हूं, बाकी मेरे साथी खुश नहीं है, तो उस खुशी का कोई मतलब नहीं है। उसने अपनी लैंग्वेज बोला था उबंटू, आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम हैं। तो उबंटू सॉफ्टवेयर भी है, आप लोगों ने यूज भी किसी ने किया होगा। तो उबंटू मतलब इस तरीके जो स्टोरीज हैं, स्टोरी के रियल एग्जांपल्स हैं, तो क्लासरूम में बच्चों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि स्टोरीज में इस तरह के रियल एग्जांपल्स में का पावर होती है, बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ होता है कि वो भी करें। स्टोरी पे कोई एक कमेंट किसी का अच्छी लगी, कैसी लगी आपको, लेना चाहूंगा यहाँ पे किसी एक का। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एनसीएफ, एनईपी और एनसीएफ स्कूल एजुकेशन सभी क्रिटिकल थिंकिंग पर ही पेडागोजी कह रहे हैं, मैथ को भी, साइंस को भी। तो
क्रिटिकल थिंकिंग को केवल मैथ और साइंस से लिमिट ना रखें। ये एक की मैसेज है कि जो बच्चे डांस कर रहे हैं, है ना, हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी कहीं भी हो सकती है, क्यों और कैसे बेहतर होगा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसके क्या एविडेंस हैं, जो आप कह रहे हैं क्या ऐसा ही क्यों मान लूं मैं। तो इस तरीके जो आदत बच्चों के अंदर एबिलिटी है ना, ये केवल क्लासरूम के कुछ सब्जेक्ट के लिए ही नहीं है, जनरली इसे मैथ और साइंस से जोड़कर देख लेते हैं, पर ये हमारा बिहेवियर है। इसलिए तो आप देख रहे हैं सोसाइटी क्लासरूम में अलग बिहेव करती है, अपने प्रोफेशन में और डेली लाइफ में अलग बिहेव कर रही है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जिंदगी में जी रहे हैं हम। हमारे दो लेयर्स हैं, हम जब अपने अलग रहते हैं तो वहां पे हम अलग दिखाई देते हैं, पर जब मैं अब उससे ओरा से बाहर निकलता हूं तो हमारा अलग कोट पहन लेता हूं। तो वो रियल में लेना होगा, उसको हमें ओवर करना होगा, यहाँ ट्रांजिशन करना होगा कि क्रिटिकल इंक्वायरी मेरे इतनी अंदर आ चुकी है, जहां भी हूं मैं हूं इंक्वायरी, क्रिटिकल इंक्वायरी। मैं साइंटिफिक टेम्पर रखता हूं तो रखता हूं। यंग, और दूसरा कि छोटे बच्चों से हम थोड़ा उन्हें डाइल्यूट कर लेते हैं कि जब बड़े होंगे, अडल्ट होंगे, तब ये चीज आएगी। पर यंगर वन आप मानिए वो ज्यादा अच्छे क्रिटिकल इंक्वायरी या साइंटिफिक टेम्पर शो करते हैं अडल्ट ज्यादा। अडल्ट होते होते तो डाइल्यूट हो जाता है, या हमारा सिस्टम, हमारी एजुकेशन खत्म कर देती है। तो यंगर वन पे भी उन्हें ग्रो करने के मौके दें, और उन्हें जब वो अडल्ट हो तो वो एक बेहतर टूल के साथ डेवलप हो, उसको यूज कर सकें एक बेटर ग्लोबल सोसाइटी बनाने में। तो आज हमने एसईएल सोशल इमोशनल लर्निंग क्या है, सोशल इमोशनल लर्निंग के कुछ फ्रेमवर्क्स, येल यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क को देखा, कैसल फ्रेमवर्क, और जिस यूनेस्को फ्रेमवर्क जो है EMC स्क्वायर, रिपीट कर दे रहा हूं, एम्पैथी, एम्पैथी में दो हमने उसको देखा कि अफेक्टिव एम्पैथी, कोग्निटिव एम्पैथी, फिर कंपैशन, उसमें अर्ज आई कुछ करने की, उसके बाद माइंडफुलनेस, क्रिटिकल इंक्वायरी, इन पे हमें काम करना है, और उसके कुछ स्ट्रेटजी के बारे में, टाइम लिमिट के बारे में के साथ में हमने देखा। और कुछ अच्छी वीडियोज हैं, कुछ टूल्स हैं, वो जो आप पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ में इंडिविजुअली शेयर कर दूंगा। कोई साथी अभी कुछ फीडबैक देना चाहे, खत्म करने से पहले 1 मिनट रहे, द्वारा बंद हो जाएगा, हम लेना चाहेंगे। ये तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छा पार्टिसिपेट किया, उसका मैं अप्रिशिएट करता हूं, और आपसे अब सुनना चाहूंगा। 1 मिनट बचा है, कैसा लगा आपको आज की It टॉक? is a yes, so thank you so much for actually it is an informative session and the information what we all are aware, but we are not implementing those things because sometimes we need that pushback, or that sometimes one should make us aware that yes, you need to do these things. थैंक So यू। this webinar is going to be helpful for on that area. Thank you for this beautiful session. मैं आप सबके साथ में कुछ टूल शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें टाइम कम था, वो आपको मैं इंडिविजुअल व्हाट्सअप कर दूंगा। और कोई साथी कहना चाहे कुछ? Yeah, sure. सर को नमस्कार सर।